हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गजानन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले डिफरेंट टर्म और डिफरेंट क्वालिटी टर्म्स के बारे में मैं मेरे चैनल में एक्सप्लेन करता हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। आज का टॉपिक है फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस FMEA के बारे में। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि 5 कोर टूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें है APQP, PPAP, FMEA, SPC और MSA। तो सबसे पहले हमने APQP के बारे में देखा है, तो आज हम देखेंगे FMEA के बारे में। FMEA is a structured approach to find out potential failures that may exist within a design or in a process। FMEA एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है कि जिसमें हम पोटेंशियल फेल्योर को फाइंड आउट करते हैं, हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि डिज़ाइन में हो सकती है या प्रोसेस में हो सकती है। अगर फेल्योर पोटेंशियल फेल्योर डिज़ाइन में है तो हम उसे कहते हैं DFMEA, डिज़ाइन फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस। और अगर हमारा पोटेंशियल फेल्योर प्रोसेस में है तो हम उसे कहते हैं PFMEA, प्रोसेस फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस, पोटेंशियल फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस PFMEA। ठीक है। DFMEA एक डेड डॉक्यूमेंट है। एक बार पार्ट की डिज़ाइन हो गई, ड्राइंग हो गई, तो हम उसमें चेंजेस नहीं करते। जब तक कि कोई डिज़ाइनर उस डिज़ाइन में चेंज नहीं करता तब तक हम DFMEA में कुछ भी चेंज नहीं करते, और इसीलिए उसे डेड डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और उसके अलावा PFMEA एक लाइव डॉक्यूमेंट है जिसे हम कभी भी अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रोसेस कंटिन्यू चलती है, हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता है। तो हम किसी भी समय पे जब भी हमें लगे कि ये एक पोटेंशियल फेल्योर है, ये एक रिस्क है, तो हम उसे PFMEA में अपडेट कर सकते हैं। इसीलिए DFMEA को डेड डॉक्यूमेंट कहा जाता है और PFMEA को लाइव डॉक्यूमेंट कहा जाता है। DFMEA is a failure related to the product life and for a safety। फॉर एग्ज़ाम्पल, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में कोई गड़बड़ी है, कोई फेल्यूर हो सकता है, ज्योमेट्री में हो सकता है, टॉलरेंसेस में हो सकता है, एनवायरमेंटल कंडीशन होगा, सेफ्टी होगा, उस टूल लाइफ होगा। इस तरह से कोई अगर प्रॉब्लम आते हैं, कोई पोटेंशियल फेल्यूर नज़र आते हैं, तो ये सारे जो है वह हम DFMEA में ऐड करते हैं, जो कि रिलेटेड होते हैं प्रोडक्ट की लाइफ और सेफ्टी के लिए। और उसके अलावा PFMEA में फेल्यूर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, जो प्रोसेस की रिलायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है या कस्टमर को डिससेटिस्फाई कर सकता है, ये सारे जो फेल्यूर हैं ये सारे आते हैं आपके PFMEA में। तो FMEA करने के लिए 10 स्टेप्स हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप DFMEA कर रहे हो या PFMEA, आपको ये 10 स्टेप को फॉलो करना ही है। ठीक है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 10 स्टेप्स टू मेक FMEA। नंबर 1, रिव्यू द डिज़ाइन और प्रोसेस। क्या करना है हमें इस स्टेप में? ऑल CFT मेंबर शुड नो फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ ईच कंपोनेंट। PFMEA कर रहे हो या DFMEA, आपको आपके CFT मेंबर्स को हर कंपोनेंट की फंक्शन और वर्किंग मालूम होना ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, इम्पैक्ट ऑफ फेलियर ऑफ प्रोडक्ट विद इट्स सिविरिटी कंडीशन, नॉलेज अबाउट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके CFT मेंबर को मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। फॉर DFMEA यूज टूल लाइफ वारंटी रिपोर्ट्स, मटेरियल वारंटी रिपोर्ट्स। DFMEA करने के लिए आपको टूल लाइफ की वारंटी रिपोर्ट चाहिए, मटेरियल की वारंटी रिपोर्ट चाहिए। और PFMEA करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको प्रोसेस को थ्रूली एनालाइज करना होगा। कस्टमर कंप्लेंट, अगर प्रीवियस कुछ कस्टमर कंप्लेंट है उस पार्ट के रिगार्डिंग, उसे आपको एनालाइज करना होगा। आपको कस्टमर, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मतलब CSR होता है। ठीक है, तो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट CSR, उसका आपको यूज़ करना होगा PFMEA करने के लिए। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपके CFT मेंबर को
ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए सबसे पहली स्टेप तो क्या है कि आपको डिज़ाइन होगी या प्रोसेस होगी, आपको उसे रिव्यू करना है और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप DFMA कर रहे हो तो आपको टूल लाइफ वारंटी रिपोर्ट, मटेरियल वारंटी रिपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप PFMA कर रहे हो तो आपको प्रोसेस को एनालाइज करना है, आपको कस्टमर कंप्लेंट को यूज़ करना है, आपको कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट CSR इसको भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है लिस्ट आउट ऑल पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ फेल्योर एंड इट्स कॉजेस। तो आपको उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद सारे CFT मेंबर से आपको पोटेंशियल फेल्योर आपको मिल जाएंगे और वो फेल्योर किन वजह से हो रहा है इसके कॉजेज़ भी आपको मिल जाएंगे। इन सारे चीज़ों को आपको लिस्ट आउट करके लेना है। 4 नंबर की स्टेप है असाइन सिविरिटी रैंकिंग। सिविरिटी रैंकिंग को नंबर आपको देना है 1 से लेके 10 तक। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स हाउ विल इफेक्ट अकर्स इफ इट फेल्स इन सर्टन कंडीशन। ओके, कि अगर हमारा ये फेलियर आता है तो उसका इफ़ेक्ट कितना हो सकता है, उसकी सिविरिटी कितनी होती है, उसके अनुसार आपको क्या करना है 1 से लेके 10 तक आपको रैंकिंग देना है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपकी गाड़ी है और आपकी गाड़ी का आप PFMEA कर रहे हो, पोटेंशियल फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस कर रहे हो, पोटेंशियल फेलियर को आप आइडेंटिफाई करने वाले हो। मान लीजिए कि आपका पोटेंशियल फेलियर है आपकी गाड़ी की हेडलाइट ख़राब होना। कॉजेस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपको रैंकिंग देना है। अगर आपके गाड़ी की हेडलाइट ख़राब होती है तो एक्सीडेंट के कितने चांसेस हैं? अगर आप दिन में चला रहे हो तो एक्सीडेंट का चांसेस ही नहीं है। अगर आप रात में चला रहे हो तो एक्सीडेंट के चांसेस 10 नंबर तक भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंसिडर करना है कि आपका जो एक्सीडेंट का चांसेस है वो 1 से लेके 10 तक आपको उसे नंबर देना है। अगर आप डे ड्राइविंग चालू है आपकी तो आप उसे 1 नंबर दे सकते हो। अगर आप नाइट ड्राइविंग में हो तो सिविरिटी उसकी 10 भी हो सकती है। इस तरह से आपको उसका फेलियर होने से क्या इम्पैक्ट होगा आगे, इसके अनुसार उसे नंबर देना है। दूसरा एग्जांपल है कि अगर आपकी गाड़ी का पोटेंशियल फेलियर है कि ब्रेक फेल हो सकते हैं, उसका कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं। आपका हाइड्रोलिक जो सिस्टम है वह जाम हो गई हो, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ है। तो सिविरिटी क्या होगी उसकी सिविरिटी 1 होगी क्या? तो उसकी सिविरिटी कितनी जाती है? उसकी सिविरिटी जाती है 10 नंबर तक। मतलब वो हाई चांसेस है कि वहाँ पे इम्पैक्ट बहुत भयानक होगा और उसके लिए आप उसे 10 नंबर देने वाले हो। तो सिमिलरली जो आप पार्ट की PFMEA DFMEA करते हो तो आपको उसी सिविरिटी को, उसी तरह की सिविरिटी को कंसिडर करके उसे नंबर देना है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, मिनिमम आपको 1 नंबर देना है और मैक्सिमम 10 नंबर। ठीक है, 5th स्टेप है असाइन ऑकरेंस रैंकिंग। ऑकरेंस के चांसेस कितने हैं कि ऑकर कितने हो सकते हैं, उसके अनुसार आपको 1 से लेके 10 तक उसे नंबर देना है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ दैट फेलियर टू बी एस्टिमेटेड, आपको अप्रोक्सीमेटली उसे एस्टिमेट करना है। जैसे कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट है, इसका ऑकरेंस कितना हो सकता है? गाड़ी की हेडलाइट आपकी हर रोज़ ख़राब हो सकती है क्या? नहीं। तो आप महीने में 1 आध बार या साल में 1 आध बार हो सकती है। आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हर महीने हो सकते हैं क्या? हर साल हो सकते हैं क्या? इस तरह से आपको ऑकरेंस कितना हो सकता है, इस तरह से आपको क्या करना है, उसे रैंकिंग देनी है। नेक्स्ट स्टेप है 6th असाइन डिटेक्शन रैंकिंग। चांसेस द फेलियर विल बी डिटेक्टेड बिफोर रीचिंग टू द कस्टमर। कस्टमर को जाने से पहले कि फेलियर हो सकता है कि आप उसे डिटेक्ट ही ना कर पाए, आपकी टीम, क्वालिटी टीम, QC टीम, QA टीम उसे डिटेक्ट ही ना कर पाए। इसके किस तरह से चांसेस है, इसके अनुसार आपको डिटेक्शन रैंकिंग देनी है। इसे भी आपको 1 से लेके 10 तक नंबर देना है। मतलब हेडलाइट ख़राब होने से पहले आप उसे कब डिटेक्ट कर पाओगे या नहीं, आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल होने के पहले आप उसे डिटेक्ट कर पाओगे या नहीं, उसके अनुसार उसे भी नंबर देना है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट रिस्क प्रायोरिटी नंबर RPN। उसके बाद आपको RPN को कैलकुलेट करना है, जो कि होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिविरिटी, ऑकरेंस एंड डिटेक्शन। तो मिनिमम आप 1 नंबर दे रहे हो और मैक्सिमम 10 दे रहे हो। उसके अनुसार अगर आप वहाँ पे 1-1 अंक रखते हो हर जगह, सिविरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन, तो आपका मिनिमम RPN आ सकता है 1। और अगर आप वहाँ पे 10-10 देते हो तो आपका मैक्सिमम RPN आता है 1000। सो रेंज इज़ फ्रॉम 1 to 1000।
और जितना आरपीएन ज़्यादा होगा उतनी रिस्क ज़्यादा होगी। मतलब अगर आपका आरपीएन 1 से लेके 1000 तक आपका आ सकता है, अगर आपका आरपीएन 1 है तो बहुत ही कम चांसेस है फेल्योर के। अगर आपका आरपीएन ज़्यादा है, 1000 है, तो रिस्क भी ज़्यादा है। तो ये आरपीएन निकालने से आप जो चीज़ें हैं उनको आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो, फेलियर को कम करने के लिए कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो इसके ज़रिए आपको क्या करना है, आरपीएन को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्टेप है मेक एक्शन प्लान। तो आपको एक्शन प्लान बनाना है। सबसे पहले आपका जो टारगेट होगा वो आरपीएन को रिड्यूस करना होगा। तो कहाँ तक रिड्यूस करना है, आपको 1 नंबर तक रिड्यूस करना है उसे? नहीं, तो आपको कुछ टारगेट रखना होगा। मतलब आपको 100 आरपीएन चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आपको उसे रिड्यूस करना होगा। अगर आपका डीएफएमई है तो यहाँ पे जो फेल्योर है उन्हें रिडक्शन करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि एक बार डिज़ाइन जो बन जाती है तो उसे चेंजेस करने में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कतें आ सकती है। तो डीएफएमई में आपको आरपीएन रिड्यूस करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो सकता है, मगर पीएफएमई में आप आपके प्रोसेस को एनालाइज कर सकते हो, आपकी डिटेक्शन साइड और अकॉरेंस साइड को इम्प्रूव कर सकते हो और आपका आरपीएन कम कर सकते हो। और इसके लिए आपको क्या करना है, तो एक्शन प्लान बनाना है। नेक्स्ट है टेक एक्शन इमीडिएटली। एक्शन प्लान बनाया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर एक्शन लेनी है, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उन्हें टारगेट देना है, टारगेट की डेट देनी है और एक्शन को इमीडिएटली अप्लाई करके आपको आरपीएन कम हुआ है या नहीं, ये आपको नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करना है कि आपका आरपीएन पहले 200 आता था और आपका टारगेट था कि उसे 100 करना है। तो आपने जो एक्शन ली उसका फीडबैक लेने के लिए फिर से आपको रिजल्टिंग आरपीएन कैलकुलेट करना है। अगर वह आपके टारगेट से कम है तो अच्छी बात है, अगर उस टारगेट के ऊपर है तो आपको फिर से एक्शन प्लान बनाना है, फिर से एक्शन लेनी है और फिर से आरपीएन निकालना है। तो ये जो प्रोसीजर होती है वो सारी सेम होती है डीएफएमई और पीएफएमई में, उसी ही आपको फॉलो करना होता है। और हालांकि आरपीएन जो डीएफएमई में है उसे कम करने के लिए आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि आपको डिज़ाइन में चेंजेस करने हैं और पीएफएमई भी उतना आसान नहीं होता जितना मैं बोल रहा हूँ, मगर आप उसे काफ़ी हद तक इन कंपेयर टू डीएफएमई आप उसे रिड्यूस कर सकते हो आरपीएन को, बिकॉज आपको पता है कि हायर द आरपीएन हायर द रिस्क। पीएफएमई एग्जाम्पल, मान लीजिए कि प्रोसेस है इंस्पेक्शन, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट होगी डिजिटल वर्नियर, गेजेस, माइक्रोमीटर एट्सेट्रा। पोटेंशियल फेलियर मोड क्या हो सकता है, उसमें फेलियर के चांसेस क्या क्या है। इंस्पेक्टर अनट्रेंड हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं हो सकते, या उनकी एक्सपायरी डेट जो कैलिब्रेशन डेट है वह ड्यू हो गई हो, तो ये पोटेंशियल फेलियर है। तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, रीडिंग में गेट रॉन्ग, रीडिंग आपको रॉन्ग मिल सकती है, आपका लॉट रिजेक्ट हो सकता है। तो कॉजेज़ क्या है, पोटेंशियल कॉजेज़ क्या है ये फेलियर आने के लिए, तो क्या है कि कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट नॉट डन प्रॉपरली, कैलिब्रेशन को टाइम पर नहीं किया गया, या दूसरा जो यहाँ पे पोटेंशियल फेलियर बताया था कि अनट्रेंड इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग नहीं दी थी, तो ये भी आपका एक पोटेंशियल कॉज है। तो आपको आरपीएन हायर आया है तो आपको क्या एक्शन लेनी चाहिए, तो आपको कैलिब्रेशन लिस्ट विल बी अप्रूव्ड, कैलिब्रेशन लिस्ट बनानी चाहिए जो कि आपको ड्यू डेट को ही आपको उसे कैलिब्रेशन करना होगा। रिकॉर्ड ऑफ इंस्पेक्शन विल बी स्टार्ट, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी, तो तभी आपका जो आरपीएन है वो आप उसे रिड्यूस कर सकते हो। और आपका जो सिवियरिटी होगा उसे अगर मैं यहाँ पे एक्स कहता हूँ, ऑकरेंस में अगर वाई कहता हूँ और डिटेक्शन अगर जेड कहता हूँ, तो आपका आरपीएन क्या होगा, एक्स वाई जेड, जिसकी रेंज होती है 1 से लेके 1000 तक। हायर द आरपीएन हायर द रिस्क, इसको आप समझ में लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि पीएफएमई और उसके 10 स्टेप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।